Subscribe to my channel and also press this bell icon. आप सभी तमाम लोगों का फिर से स्वागत है हमारे नर्सिंग एजुकेशन के स्मार्ट डिस्कशन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम और फेसबुक से जुड़ना चाहते हैं, वहाँ पर भी आपको बीएससी नर्सिंग, जीएनएम या नर्सिंग से जुड़ी ऑल अपडेट न्यूज़ मिलती रहेगी। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन में जाकर आप वहाँ से भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो अब बिना देरी करें अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ऑब्स्टेट्रिक्स अपनी सब्जेक्ट चल रही थी, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, जिसमें अपन ने पहली यूनिट थी इंट्रोडक्शन, जिसके मेंस्ट्रुअल साइकिल, गैमेटोजेनेसिस और फर्टिलाइजेशन। मतलब पहला यूनिट के 3 टॉपिक थे और तीनों टॉपिक अपन क्लियर कर चुके हैं। इंट्रोडक्शन पहली यूनिट थी वो कंप्लीट हो चुकी थी। अब नेक्स्ट अपना एम्ब्रियोलॉजी स्टार्ट होने वाले, जिसमें आज अपन 3 टॉपिक देखने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर और 3 टॉपिक अपन इसके ले लेंगे, फिर ये एम्ब्रियोलॉजी चैप्टर भी अपन फिनिश करने वाले हैं। तो एम्ब्रियोलॉजी के आज अपन डिस्कस करेंगे जाइगोट डेवलपमेंट, जाइगोट का डेवलपमेंट कैसे होता है, प्लेसेंटा के बारे में डिस्कस करेंगे और अम्बिलिकल कॉर्ड फ्यूनिस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो पिछली वीडियो में अपन इंट्रोडक्शन कर चुके थे, इंट्रोडक्शन में अभी देख चुके हैं अपन लोग, है ना। तो आते हैं आज का अपना टॉपिक रहने वाला है, ये सब चीज़ें कर चुके थे अपन, स्पर्मेटोजेनेसिस, प्रेगनेंसी, हाँ एम्ब्रियोलॉजी। अपन एम्ब्रियोलॉजी से स्टार्ट करते हैं। एम्ब्रियोलॉजी स्टार्ट होती है जाइगोट के डेवलपमेंट से। तो जाइगोट का डेवलपमेंट, फर्स्ट डे डेवलपमेंट कैरेक्टराइज्ड बाय डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट। पहले दिन जब फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन होते ही पहले दिन का डेवलपमेंट होता है जाइगोट का बनना। जाइगोट एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर होती है, तो स्पर्म और ओवम के फ्यूज़ होने से बनता है जाइगोट। तो फर्स्ट डे जब फर्टिलाइजेशन हो गया, उसके बाद कैरेक्टराइज्ड बाय डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट। जाइगोट इज़ ए सिंगल सेल स्ट्रक्चर। जाइगोट एक सिंगल सेल, एक कोशिकीय संरचना होती है, अवेलेबल इन एम्पुला ऑफ फेलोपियन ट्यूब, जो कि अवेलेबल रहती है फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब के अंदर ही निषेचन नहीं फर्टिलाइजेशन हुआ था। तो फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला जो पार्ट होता है, वहाँ पे जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट सिंगल सेल स्ट्रक्चर होती है, अवेलेबल इन, कहाँ अवेलेबल होता है, ये फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला पार्ट पर अवेलेबल होता है। Initially, the nutrition is provided by 3 polar bodies and packed cells of fallopian tube. आरंभ में इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं 3 पोलर बॉडीज़। अपन ने देखा भी था बेसिकली, जो स्ट्रक्चर बनी थी जाइगोट की, उसके साथ में जो साइड में उसके पेरिफेरली 3 जो पोलर बॉडीज़ थी, वो उसको अपन ने स्ट्रक्चर में देख पा रहे थे पिछले सेक्शन में। तो जो जाइगोट को आरंभ में जो न्यूट्रिशन मिलता है, कहाँ से मिलता है, वो जो 3 पोलर बॉडीज़ थी उनसे, और पैक सेल्स ऑफ फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब के अंदर पैक सेल्स होती है, वो भी न्यूट्रिशन सप्लाई करती है। पैक सेल्स होती है वो नॉन सीलिएटेड होती है, ठीक है। द फर्स्ट डिवीज़न रिजल्ट इनटू फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोमियर। जो पहला डिवीज़न होता है वो ब्लास्टोमियर 2 सेल का बनाता है। 2 सेल, एक सेल से 2 सेल बनेंगी, 2 से 4, 4 से 8। तो फर्स्ट डे होगा वो ब्लास्टोमियर का निर्माण करेगी। 2 सेल पहला डिवीज़न होगा तो वो ब्लास्टोमियर बनाएगी, और ब्लास्टोमियर डबल सेल स्ट्रक्चर होती है ना। तो द फर्स्ट डिवीज़न रिजल्ट इनटू फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोमियर, जो कि 2 सेल का होता है। अब फोर्थ डे डेवलपमेंट देखते हैं। कैरेक्टराइज्ड बाय डेवलपमेंट ऑफ मोरुला। मोरुला का बनना ये फोर्थ डे को होगा। मोरुला इज़ 16 सेल स्ट्रक्चर। मोरुला 16 सेल की स्ट्रक्चर होती है, 16 कोशिकाओं की एक संरचना होती है मोरुला।
द मोरूला एंटर इनटू यूटेराइन कैविटी अंडर 16 to 64 सेल स्टेज। जो मोरूला होता है वो यूटेराइन कैविटी के अंदर जब जाता है वहाँ पे, तो ये 16 से 64 सेल की स्टेज के अंदर अंदर जाता है। यानी कि 16 सेल से और 64 सेल जब बनने लग जाएगी मोरूला का, आगे जब डिवीज़न होएगा 16 सेल के स्ट्रक्चर के बाद, तो वो फिर वो मूव करता 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 कहाँ जाएगा, यूटेराइन कैविटी के अंदर, यूट्रस के अंदर। द मूवमेंट ऑफ मोरूला प्रोमोटेड सीलिया ऑफ फेलोपियन ट्यूब। जो मूवमेंट होता है मोरूला का वो फेलोपियन ट्यूब के अंदर सीलिया लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, सीलिया होते हैं, वो क्या करते हैं, इसका सीलिया मूवमेंट करवाने में हेल्प करते हैं मोरूला को टुवर्ड्स द यूटेराइन कैविटी। द मूवमेंट ऑफ मोरूला प्रोमोटेड बाय सीलिया। सीलिया के द्वारा प्रमोट मतलब मूवमेंट होता है मोरूला का, मोरूला स्ट्रक्चर फिर आगे बढ़ती है। मोरूला इज मेलबेरी लाइक स्ट्रक्चर। मेलबेरी होता है सहतूत, होता है ना, सहतूत का फल देखा हो, सहतूत उसकी तरह होता है। तो मोरूला एक सहतूत मेलबेरी लाइक स्ट्रक्चर होती है। अब 5th डे का डेवलपमेंट देखते हैं। कैरेक्टराइज्ड बाय डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टुला। मोरूला बन गया, ब्लास्टुला बनेगा। ब्लास्टुला आर आल्सो नोन एज ब्लास्टोसाइट। ब्लास्टुला को ही ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। ब्लास्टुला इज अरेंजमेंट ऑफ सेल इनटू 2 ग्रुप्स। ब्लास्टुला जो बन गया वो अरेंजमेंट होता है 2 सेल ग्रुप के अंदर, है ना। तो पहला ग्रुप होता है वो आउटर सेल मास बनाता है। आउटर सेल मास होता है ट्रोफोब्लास्ट। जो मोरूला बना था वो 16 सेल का बना था, 16 से 64 के बीच में, फिर वो ट्रांसफ़र हुआ यूटेराइन कैविटी की तरफ। अब उसमें क्या होता है, अब मोरूला ब्लास्टुला के अंदर चेंज हो गया ब्लास्टोसिस्ट के अंदर, तो वो 2 लेयर बना देता है। एक तो आउटर सेल मास OCM, एक बनता है ICM इनर सेल मास। तो आउटर सेल मास होता है उसको कहते हैं अपन ट्रोफोब्लास्ट, जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के डेवलपमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है ट्रोफोब्लास्ट, यानी कि आउटर सेल मास। आउटर सेल मास ट्रोफोब्लास्ट रेस्पॉन्सिबल टू डेवलप प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के निर्माण के रेस्पॉन्सिबल होता है। अब इनर सेल मास, जो अंदर का जो इनर सेल मास बनेगा वो एम्ब्रियो ब्लास्ट कहलाता है, जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है एम्ब्रियो के डेवलपमेंट, फीटल डेवलपमेंट के लिए। फीटस बनेगा उसके डेवलपमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है इनर सेल मास। ब्लास्टुला इज इन्फ्लेशन ऑफ सेल इन सेल ड्यू टू म्यूकस एब्जॉर्प्शन फ्रॉम एंडोमेट्रियम। ब्लास्टुला इज इन्फ्लेशन मतलब फूलना। ब्लास्टुला का साइज बड़ा होता है, फूल के मोटा हो जाता है वो। ब्लास्टुला इज इन्फ्लेशन ऑफ सेल ड्यू टू म्यूकस एब्जॉर्प्शन फ्रॉम एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम के अंदर जो म्यूकस होता है उसको एब्जॉर्ब करके ब्लास्टुला क्या होता है, फूल जाता है और ब्लास्टोसील का निर्माण कर लेता है। ब्लास्टोसील इज द स्पेस बिटवीन OCM एंड ICM। ब्लास्टोसील बन गई क्योंकि एब्जॉर्ब किया उसने म्यूकस को, जो आउटर सेल मास था, आउटर सेल मास को अपन कहते थे ट्रोफोब्लास्ट, और बीच में जो स्ट्रक्चर बन रही थी इनर साइड में वो था ICM इनर सेल मास। तो आउटर सेल मास और इनर सेल मास यानी कि ट्रोफोब्लास्ट और एम्ब्रियोब्लास्ट के बीच में एक स्पेस क्रिएट हो गया जिसको अपन ब्लास्टोसील कहते हैं ना। ब्लास्टोमियर ओबियसली इसको अपन इस तरीके से समझ सकते हैं, जो ब्लास्टुला बना, ब्लास्टुला से लिए ब्लास्टो। सील का मतलब होता है स्पेस होना, एक जगह बनना, एक गुफा टाइप में बनना, उसको कहते हैं सील। तो ब्लास्टुला के अंदर स्पेस क्रिएट हो गया क्योंकि उसने एब्जॉर्ब करा किसको, म्यूकस को। जो एंडोमेट्रियम से म्यूकस एब्जॉर्ब करके इन्फ्लेशन हुआ था ना ब्लास्टुला का, तो उससे बना ब्लास्टोसील। तो ये स्पेस होता है बिटवीन द ट्रोफोब्लास्ट एंड एम्ब्रियोब्लास्ट, यानी कि OCM एंड ICM, आउटर सेल मास एंड इनर सेल मास। जोना हैचिंग क्या होता है, इट इज़ टीयर एंड ब्रेक डाउन ऑफ जोना पेलुसिडा ड्यू टू सेल एनलार्जमेंट। जोना हैचिंग होता है, इट इज़ टीयर एंड ब्रेक डाउन ऑफ जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा का फटना या टूटना। जोना पेलुसिडा एक्चुअली अपन पढ़ चुके हैं, ये जोना हैचिंग अपन नहीं पढ़ पाए थे, तो इस वजह से यहाँ डाल दिया। जोना हैचिंग
जोना पेलिसिडा को जब पेनिट्रेट करके वो जो जोना पेलिसिडा अपन ने देखा था, जो सेकेंडरी oocyte की जो लेयर होती है बीच वाली जोना पेलिसिडा, उसका टूटना या ब्रेक डाउन होना, जो एक्रोमैन से जो स्पर्म की जो कैप थी उससे जो हाइलुरोनाइडेज एंजाइम निकल रहा था उसने डीन्यूट्रलाइज करा था जोना पेलिसिडा को। तो जोना पेलिसिडा का न्यूट्रलाइज होना, टूटना, ये जोना हैचिंग कहलाता है ना। जो हाइलुरोनाइडेज एंजाइम ने जोना पेलिसिडा को न्यूट्रलाइज किया था, उसी प्रक्रिया को, उसी प्रोसीजर को जोना हैचिंग कहते हैं। 8th डे डेवलपमेंट। अब अपन 8th डे का डेवलपमेंट देखते हैं। ऑन 8th डे ट्रोफोब्लास्ट डिवाइडेड इनटू 2 लेयर्स। ट्रोफोब्लास्ट भी 2 लेयर के अंदर टूटता है, और 8th डे को एम्ब्रोब्लास्ट होता है, वो भी 2 लेयर के अंदर टूटता है। तो अपन पहले ट्रोफोब्लास्ट की जो 2 लेयर होती है उनके बारे में डिस्कस करते हैं, फिर आगे आने वाला है तो देखते हैं। ऑन 8th डे ट्रोफोब्लास्ट डिवाइडेड इनटू 2 लेयर्स, 2 लेयर के अंदर होता है, सिनसाइटियोट्रोफोब्लास्ट और लैंगरहैंस या फिर साइटोट्रोफोब्लास्ट। तो अपन सिनसाइटियोट्रोफोब्लास्ट को देखते हैं। इट इज मल्टीन्यूक्लिएटेड एंड रेस्पॉन्सिबल टू रिलीज HCG हार्मोन। ट्रोफोब्लास्ट की जो सिनसाइटियोब्लास्ट जो लेयर होती है वो मल्टीन्यूक्लिएटेड लेयर होती है। मल्टीन्यूक्लिएटेड यानी कि सेल तो सिंगल सेल स्ट्रक्चर रहेगी, लेकिन उसके अंदर न्यूक्लियस जो होंगे वो मल्टीपल होंगे, मतलब एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होंगे। रेस्पॉन्सिबल टू रिलीज HCG, ह्यूमन कोरियन गोनेडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज करेगा। ट्रोफोब्लास्ट की जो सिनसाइटियोब्लास्ट जो लेयर है वो। HCG इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ प्रोजेस्टेरोन। HCG हार्मोन है वो रेस्पॉन्सिबल होता है मेंटेनेंस ऑफ प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होता है, प्रोजेस्टेरोन क्या प्रेगनेंसी को मेंटेन रखता है, तो प्रोजेस्टेरोन को भी तो मेंटेन रखने के लिए कोई ना कोई रेस्पॉन्सिबल होगा। तो HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन जो हार्मोन होता है वो प्रोजेस्टेरोन को के मेंटेनेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। अब ट्रोफोब्लास्ट की पहली लेयर तो होगी सिनसाइटियो और ट्रोफोब्लास्ट। अब नेक्स्ट आती है लैंगरहैंस सेल्स, यस, साइटोट्रोफोब्लास्ट। तो ये जस्ट जो सिनसाइटियोट्रोफोब्लास्ट है उससे नीचे वाली लेयर होती है साइटोट्रोफोब्लास्ट। इट इज़ मल्टी सेलुलर लेयर। वो तो जो सिनसाइटियोट्रोफोब्लास्ट थी वो मल्टी न्यूक्लियर थी, और ये मल्टी सेलुलर लेयर है। ऑन 8th डे sorry, on 8th day embryoblast also develop into 2 layers। 8वें दिन एम्ब्रियोब्लास्ट जो बन रहा था अंदर वाला, वो भी 2 डबल लेयर के अंदर डिवाइडेड होती है। फर्स्ट वेंट्रल इनर रेस्पॉन्सिबल टू डेवलप एंडोडर्म। जो वेंट्रल सरफेस है, ये एम्ब्रियोब्लास्ट वो 2 लेयर के अंदर डिवाइड होता है, एक तो वेंट्रल और एक डोर्सल। जो वेंट्रल होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है एंडोडर्म बनाने के लिए, है ना। और जो डोर्सल आउटर सरफेस जो हो गई वो होती है डोर्सल, वो रेस्पॉन्सिबल होता है एक्टोडर्म। ये जर्मिनल लेयर है दोनों, एक्टोडर्म और एंडोडर्म जर्मिनल लेयर है, इनसे ही बॉडी का निर्माण होता है। एक्टोडर्म, एंडोडर्म, फिर मीजोडर्म भी आएगा, वो अपन आगे देखेंगे। तो एंडोडर्म का निर्माण कौन करा? वेंट्रल सरफेस। एम्ब्रियोब्लास्ट से ही ये तो बेसिकली कंफर्म है कि जो ट्रोफोब्लास्ट था उसके 2 डिवीजन हुए, सिनसाइटियोब्लास्ट और साइटोट्रोफोब्लास्ट। सिनसाइटियोट्रोफोब्लास्ट और साइटोट्रोफोब्लास्ट। तो एक ने तो HCG का सिक्रेशन करवाया, वो तो मेंटेन रखेंगे, और प्लेसेंटा के डेवलपमेंट के लिए वो रेस्पॉन्सिबल होंगे। लेकिन एम्ब्रियोब्लास्ट होता है मैन फीटस, तो बच्चा तो एम्ब्रियोब्लास्ट से ही बनना है। तो ऑब्वियसली एम्ब्रियो जो बनेगा वो एम्ब्रियोब्लास्ट से ही बनेगा, फीटस जो बनेगा वो एम्ब्रियोब्लास्ट से ही बनने वाला है। तो इसके जो 2 डिवीजन हुए, वेंट्रल सरफेस, और वेंट्रल जो होती है वो इनर सरफेस होती है अंदर की तरफ। तो इससे ही पता चल रहा है कि अंदर मीन्स एंडो। तो एंडोडर्म जो जर्मिनल लेयर है वो उसका डेवलपमेंट होगा वेंट्रल सरफेस। वेंट्रल जो इनर जो पार्ट होगा इस लेयर का, एम्ब्रियोब्लास्ट का जो 2 लेयर के अंदर डिवाइड हुई, तो जो उसकी इनर लेयर बनेगी वेंट्रल लेयर, उससे वो रेस्पॉन्सिबल होगी एंडोडर्म बनाने के लिए।
अब डोर्सल जो बाहर वाला आउटर लेयर है एम्ब्रोब्लास्ट की, जो बाहर वाली लेयर है वो बनाएगी डोर्सल आउटर लेयर। वो रेस्पॉन्सिबल होगी एक्टोडर्म बनाने के लिए। ये जर्मिनल लेयर है एक्टोडर्म। तो दिस कॉन्सेप्ट ऑफ टू जर्मिनल लेयर नोन एज बाइलेमिनार जर्मिनल डिस्क, बाइलेमिनार जर्मिनल डिस्क का निर्माण करेंगी। तो दिस कॉन्सेप्ट is also known as bilaminar germinal disc. This concept of two germ layer known as bilaminar germinal disc. Bilaminar germinal disc किसे कहते हैं? तो जो एम्ब्रोब्लास्ट से जो डबल लेयर की स्ट्रक्चर बनी वेंट्रल और डोर्सल की, उसी को अपन बाइलेमिनार जर्मिनल डिस्क कहते हैं, क्योंकि ये डिस्क ही एंडोडर्म और एक्टोडर्म का निर्माण करती हैं। मीजोडर्म इज थर्ड जर्मिनल लेयर। मीजोडर्म होता है वो थर्ड जर्मिनल लेयर होता है, उसका थर्ड नंबर पे बनना होता है। अब अपन स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अपन ने अभी जो डे बाय डे डेवलपमेंट देखा, कहाँ तक देखा था, एट्थ डे तक के डेवलपमेंट अपन ने देख चुके थे। तो अपन जाइगोट सिंगल सेल स्ट्रक्चर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं जो जहाँ कर्सर जा रहा है, ठीक है। अब ये जो डबल सेल स्ट्रक्चर बनी थी, ये फर्स्ट डे ही बन गया था ब्लास्टोमियर, है ना। जाइगोट से ब्लास्टोमियर बन गया था फर्स्ट डे, और फिर ये मोरूला बन गया, ठीक है। ये फोर्थ डे का डेवलपमेंट था, फोर्थ डे और फिफ्थ डे। तो मोरूला ये 16 सेल की स्ट्रक्चर थी, है ना। ये ब्लास्टुला बन गया। ब्लास्टुला ये जो बीच में दिख रहा है, ये इनर सेल मास जो है, ये है एम्ब्रोब्लास्ट। ये आउटर साइड में जो ये सेल स्ट्रक्चर दिख रही है अपने को, ये आउटर लेयर, ये है ओसीएम आउटर सेल मास, यानी कि ट्रोफोब्लास्ट। ये ट्रोफोब्लास्ट, ये इनर सेल मास एम्ब्रोब्लास्ट। और इन दोनों के बीच में जो स्पेस था बिटवीन, इसको अपन कहते हैं ब्लास्टोसील। ये डेवलपमेंट हो चुका। अब अपन ये जो देखे थे एट्थ डे का डेवलपमेंट देखे थे। एट्थ डे को क्या हुआ था, जो ट्रोफोब्लास्ट थी वो 2 लेयर के अंदर डिवाइडेड हो गई थी। एक तो सिंसाइटियोब्लास्ट, इसमें आप देख सकते हैं न्यूक्लियस काफ़ी सारे डॉट जो दिखाई दे रही है, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड लेयर है। तो ये बाहर की जो आउटर लेयर है, ये सिंसाइटियोट्रोफोब्लास्ट है। साइटोट्रोफोब्लास्ट ये मल्टी सेलुलर थी, है ना। तो ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है। अब अपन एम्ब्रोब्लास्ट को देखे थे, वो भी 2 भाग में डिवाइड हो गया था, वेंट्रल और डोर्सल। वेंट्रल इनर सेल जो था वेंट्रल और डोर्सल, ये डोर्सल, ये आउटर लेयर हो गया। अब देखते हैं 12th डे डेवलपमेंट। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय डेवलपमेंट ऑफ विलाई। अब थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे ना, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा, तो ज़्यादा हैवी नहीं लेना है, लाइटली आराम से तो देखते चलना है, तो आराम से समझ में आएगा। 12th डे का डेवलपमेंट, इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय डेवलपमेंट ऑफ विलाई। अब विलाई का निर्माण स्टार्ट होना हो गया, डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो गया। विलाई इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा की आधारभूत इकाई, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। प्लेसेंटा की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई प्लेसेंटा की क्या कहलाती है, विलाई। विलाई इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ प्लेसेंटा। द फर्स्ट विलाई डेवलप ऑन 12th डे इज नोन एज स्टेम विलाई। जो पहली जो विलाई बनती है वो 12th डे के दिन बनती है, और उसको स्टेम विलाई कहते हैं। द फर्स्ट विलाई डेवलप ऑन 12th डे। पहली विलाई जो स्टार्ट होगी डेवलप होना, वो 12th डे को स्टार्ट होगी, जिसे हम स्टेम विलाई कहते हैं। स्टेम विलाई हैव 3 ब्रांचेस। स्टेम विलाई की 3 ब्रांचेज होती हैं। जो तीसरी ब्रांच होगी, टर्सरी ब्रांच, इज कनेक्टेड टू द ब्लड वेसल्स डेवलप ऑन 21st डेज। जो तीसरी ब्रांच होगी वो कनेक्टेड ब्लड वेसल से कनेक्ट होगी, वो 21वें दिन जाके होगी। टर्सरी ब्रांच इज कनेक्टेड टू ब्लड वेसल डेवलप ऑन 21st डेज। जो स्टेम विलाई की तीसरी ब्रांच होगी वो कनेक्ट होगी ब्लड वेसल से 21वें दिन जाके उसका डेवलपमेंट होगा, और वो 21वें दिन उससे जाके अटैच हो जाएगी।
अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट देयर आर टू सर्कुलेशन। डेवलपमेंट के हिसाब से इसके दो हो गए, डेवलपमेंट के हिसाब से इसके दो सर्कुलेशन बनेंगे। अभी अपन देख क्या रहे हैं, विलय। अच्छा, तो यूट्रोप्लेसेंटल सर्कुलेशन, प्लेसेंटा से यूट्रस का जो सर्कुलेशन होगा वो स्टार्ट हो जाएगा 12th डे, क्योंकि प्लेसेंट का निर्माण हो चुका है ना। यूट्रोप्लेसेंटा सर्कुलेशन स्टार्ट ऑन 12th डे, और फीटस से प्लेसेंटा का सर्कुलेशन होगा वो 21st डे को जाके होगा, क्योंकि फीटस का निर्माण भी जाके तभी होता है। तो फीटोप्लेसेंटा सर्कुलेशन स्टार्ट ऑन 21st डेज। 21st डे ऑफ प्रेगनेंसी, 5 वीक गेस्टेशन यानी कि 3 वीक फीटल एज। 21st डेज ऑफ प्रेगनेंसी, 21वें दिन प्रेगनेंसी स्टार्ट, प्रेगनेंसी के 21वें दिन यानी कि 5 वीक गेस्टेशनल, 5 वीक गेस्टेशनल हो गए। और अपन फीटल एज देखें तो 2 वीक कम कर दो फीटल एज के अंदर, तो 3 वीक फीटल एज हो गया। फर्स्ट फीटल हार्ट बीट अवेलेबल ऑन 5th वीक ऑफ गेस्टेशन। फर्स्ट फीटल हार्ट बीट कब स्टार्ट होती है, वो 5वें वीक और 5th वीक ऑफ गेस्टेशन, यानी गेस्टेशनल जो टाइम होता है गेस्टेशनल प्रेगनेंसी, तो उसके 5वें वीक 5th वीक ऑफ गेस्टेशन पे अपने को फर्स्ट हार्ट बीट स्टार्ट होती है। पहली हार्ट बीट कब आती है बच्चे के अंदर, वो 5th वीक ऑफ गेस्टेशन यानी कि 5वें वीक ऑफ गेस्टेशन पे स्टार्ट होती है। और 12th डे mesenchyma is developed by syncytotrophoblast and cytotrophoblast। 12th डे एक काम और होगा, वो काम ये है कि 12th डे को mesenchyma का भी डेवलपमेंट होता है। mesenchyma क्या होता है, syncytotrophoblast और साइटोट्रोफोब्लास्ट, इनसे मिलके mesenchyma का निर्माण होता है। तो 12th डे को ऑन 12th डे mesenchyma इज आल्सो डेवलप्ड बाय syncytotrophoblast एंड cytotrophoblast। आगे अपन इसको डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है उससे भी अपन समझेंगे। द कंसेप्ट ऑफ कोरियन आल्सो प्रेजेंट ऑन 12th डे। कंसेप्ट ऑफ कोरियन आल्सो प्रेजेंट ऑन 12th डे। कोरियन जो कंसेप्ट है वो अपने को 12th डे को देखने को मिल जाता है। कोरियन क्या होता है, कोरियन होता है सिंसाइटोट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट और mesenchyma। इन तीनों का जो तीनों लेयर का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको अपन बोलते हैं कोरियन। तो कोरियन की भी अपन स्ट्रक्चर देखेंगे। तो अब आता है बॉडी स्टॉक। बॉडी स्टॉक क्या होता है, इट इज़ ए हैंगिंग एंड कंडेंसेशन ऑफ mesenchyma ऑन 12th डे। इट इज़ ए हैंगिंग लाइक स्ट्रक्चर एंड कंडेंसेशन। तो एक छोटा सा निकला हुआ जो हिस्सा होता है बाहर की तरफ वो mesenchyma की तरफ से निकलता है, तो वो होता है बॉडी स्टॉक। अब ये बॉडी स्टॉक है वो ही आगे जाके अम्बिलिकल कॉर्ड में अम्बिलिकल कॉर्ड बनता है। तो बॉडी स्टॉक कोई नई चीज़ नहीं है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड बनेगी इससे, ये अम्बिलिकल कॉर्ड ही है, बनना स्टार्ट हो गई अम्बिलिकल कॉर्ड 12th। इट इज़ हैंगिंग एंड कंडेंसेशन ऑफ mesenchyma। जो ये mesenchyma बना इससे एक हैंगिंग लाइक प्रोजेक्शन निकलता है जिसको अपन बॉडी स्टॉक कहते हैं। इन फ्यूचर बॉडी स्टॉक विल डेवलप अम्बिलिकल कॉर्ड। कुछ दिन बाद ही जाके बॉडी स्टॉक डेवलप हो जाती है, वो अम्बिलिकल कॉर्ड बनाती है। द बॉडी स्टॉक कनेक्ट विद वेंट्रल एंड डोर्सल लेयर टू डेवलप 2 cavities। द बॉडी स्टॉक कनेक्ट विद वेंट्रल एंड डोर्सल लेयर। वेंट्रल और डोर्सल जो लेयर होती है उनको जोड़ने का काम करती है बॉडी स्टॉक, और डेवलप 2 cavities, और वो 2 cavities बना देती है। ब्लास्टुला के अंदर अपन वेंट्रल और डोर्सल सरफेस, वेंट्रल और डोर्सल 2 लेयर बनाए थे। तो वेंट्रल से तो क्या बना था, एंडोडर्म, जर्मिनल लेयर, उससे तो बनेगा योक सैक। और डोर्सल उससे बना था एक्टोडर्म, एक्टोडर्म से बनेगा एमनियोटिक फ्लूइड। एंडोडर्म से योक सैक और डोर्सल एक्टोडर्म से एमनियोटिक कैविटी का निर्माण होगा। एक्टोडर्म बाहर की ओर है तो ऑब्वियसली एमनियोटिक उसकी तरफ एमनियोन होगा, यानी कि एमनियोटिक कैविटी होगी।
और एम्ब्रियो बीज के अंदर एक्टोडर्म एंडोडर्म है जो वो बनाएगा yolk sac, उसी से फीटस का निर्माण होगा। इनिशियली बोथ कैविटीज आर इक्वल, एमनियोटिक कैविटी और yolk sac ये दोनों स्टार्टिंग के अंदर तो ये दोनों सेम साइज में रहेंगी, बट लेटर टाइम बाद में एमनियोटिक कैविटी एंड लार्ज ड्यू टू द फीटल डेवलपमेंट, जैसे जैसे फीटस का डेवलपमेंट होता रहेगा तो एमनियोटिक कैविटी एंड लार्ज हो जाएगी और फीटल फीटल का साइज ऑब्वियसली एमनियोटिक कैविटी से छोटा रहेगा। इनिशियली तो वापस से इस लाइन का मीन देख लेते हैं। इनिशियली बोथ कैविटीज़ आर इक्वल, इस आर्म में ये दोनों कैविटीज़ जो बनी हैं ये समान रहती हैं साइज़ के अंदर, बट इन लेटर टाइम थोड़े दिन के बाद एमनियोटिक कैविटी एनलार्ज हो जाती है, बड़ी हो जाती है ड्यू टू फीटल डेवलपमेंट के दौरान। अब ये डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन अपन देख लेते हैं। यहाँ से देखिए, ये वेंट्रल सरफेस, ये वेंट्रल लेयर, इससे बनेगा yolk sac, ठीक है। ये डोर्सल, जहाँ जहाँ माउस कर्सर जा रहा है वहाँ देखिए एमनियोटिक कैविटी, ठीक है। अब 12th डे को मीजेनकाइमा, अभी मीजेनकाइमा का क्या पढ़ाई वो देखते हैं अपन। मीजोडर्म और वेसल्स, 21st डे को ब्लड वेसल्स आके अटैच हो जाती हैं। ये मीजोडर्म होता है वो 16वें दिन बन जाती है ना। एक्टोडर्म और एंडोडर्म ये 12वें दिन स्टार्ट हो गया था। तो ब्लड वेसल्स यहाँ से देखते हैं अपन, ये ब्लड वेसल्स आ गई। अब ये देखो, यहाँ आपको दिख रहा होगा ये बॉडी स्टाक है, ठीक है। अभी बॉडी स्टाक कहाँ से आया वो देखते हैं अपन। हैंगिंग लाइक प्रोजेक्शन जो था, तो ये देखिए सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट, ये लेयर बनी, ठीक है। अभी जो ब्लास्टुला है उसकी स्ट्रक्चर देख लें, सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट और ये जो मीजेनकाइमा है ये बना। तो ये जो तीनों लेयर का जो कॉम्बिनेशन होता है वही होता है कोरियन। ये बन गया कोरियन, सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट और मीजेनकाइमा, इन तीनों का कॉम्बिनेशन बना कोरियन। इन्हीं के बीच ये जो ये स्ट्रक्चर, ये हैंगिंग लाइक स्ट्रक्चर, ये जो रेड कलर का बन रहा है ये बनी बॉडी स्टाक, यहीं से है ना, इन तीनों से। तो ये बॉडी स्टाक हो गया। ये फीटोप्लेसेंटल सर्कुलेशन, ये प्लेसेंटा बना, ये फीटस या ये फीटस वाला पार्ट हो गया। तो इन दोनों का फीटोप्लेसेंटल सर्कुलेशन कब भी स्टार्ट होगा, 21st डेज को जाके होगा। और जबकि 12वें दिन जो सर्कुलेशन था वो यूट्रोप्लेसेंटल सर्कुलेशन था। तो अपन देखते हैं अभी ये डेसिडुआ, ये विलाई है, स्टेम विलाई, ये स्टेम विलाई बनी एक, है ना, 12th डे। ये मायोडम और ये डेसिडुआ। टर्सरी तीसरी जो स्टेम विलाई थी, स्टेम विलाई की जो तीसरी जो ब्रांच थी, टर्सरी ब्रांच, वो वस्कुलाइज्ड होती है विलाई। वो 21st डे को जाके होती है, वो अटैचमेंट होती है ब्लड वेसल से जाके। तो ये यूट्रोप्लेसेंटल सर्कुलेशन स्टार्ट होता है, यूट्रस और प्लेसेंटा के बीच जो सर्कुलेशन होता है, क्योंकि विलाई का निर्माण हो गया। ये ब्लड वेसल्स हैं बाहर से, ठीक है, मदर वाली। तो ये हो गया। ये तो डोर्सल जो सरफेस थी उसने क्या बनाया था, एमनियोटिक कैविटी, और वेंट्रल जो लेयर थी उसने बनाया yolk sac। अभी यहाँ पे आप थोड़ा और अच्छे से समझ सकते हैं। ये प्लेसेंटा के चिपका, ये जो है कोरियन, ये है स्टेम विलाई, ये अम्बिलिकल कॉर्ड, ये मेसोडर्म से बना, ये एक्टोडर्म, ये एंडोडर्म, इनसे जाके ये फीटस बना। और ये जो दिख रही है एमनियोटिक कैविटी, ये यूट्रस पूरा वॉम। अब देखते हैं अपन इम्प्लांटेशन आल्सो नोन एज नीडेशन। इम्प्लांटेशन को नीडेशन भी कहते हैं। इट इज़ ए जर्नी, ये एक यात्रा होती है। स्टार्ट बाई ब्लास्टुला ब्लास्टोसाइट, टोटल ड्यूरेशन 6 days, 6 से 11 दिन लगते हैं इसको। इट इज़ डीप इन नेचर, इन इंटरस्टिशियली। जो इम्प्लांटेशन होता है वो
डीप जाके होता है, और इंटरस्टिशियल होता है, अंतराली होता है। हर्टमान साइन, इम्प्लांटेशन का मतलब होता है जो फीटस बन गया वो यूट्रस पे जाके अटैचमेंट होना, उसका बेसिक पर्पस होता है न्यूट्रिशन सप्लाई। इम्प्लांटेशन का बेसिक पर्पस होता है फीटस जो डेवलप हो रहा है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना। अगर इम्प्लांटेशन नहीं हो तो फीटस कब तक, पोलर बॉडीज उसको न्यूट्रिशन देते रहेंगी कब तक। अब फीटस फेलोपियन ट्यूब से भी यूट्रस की तरफ आ चुका, अगर उसका अटैचमेंट नहीं हुआ फीटस से, जो ब्लास्टुला बना, अगर उसका अटैचमेंट नहीं होगा तो उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा। बिना न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा तो फीटल डेथ हो जाएगी। फीटस बन ही नहीं पाएगा, फीटल डेथ हो जाएगी। मोरूला एक इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर रह के उसका नेक्रोसिस होने लग जाएगा। तो अटैचमेंट मतलब इम्प्लांटेशन होना भी एक बेसिक नीड है आगे डेवलपमेंट के लिए। तो हर्टमान साइन क्या है? हर्टमान साइन एक्सप्लेन एज स्लाइटली ब्लीडिंग ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन के दौरान जो थोड़ी बहुत ब्लीडिंग होना होता है वही हर्टमान साइन कहलाता है। एक्सप्लेन एज, हर्टमान साइन इज एक्सप्लेन एज स्लाइटली ब्लीडिंग, थोड़ी सी ब्लीडिंग होना ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन। एक्सप्लेन एज स्लाइटली ब्लीडिंग ड्यूरिंग द इम्प्लांटेशन। साइट, अब इम्प्लांटेशन की साइट क्या होगी? अपर सेगमेंट में नियर द फंडस, जो फेलोपियन ट्यूब का जो फंडस पार्ट होता है उसके पास में जाके। अपर पार्ट ऑफ यूट्रस के अपर पार्ट के अंदर। पोस्टीरियर वॉल, पीछे की वॉल की तरफ। तो बेसिक पर्पस बिहाइंड इम्प्लांटेशन इज न्यूट्रिशन सप्लाई। तो ये लाइन आ गई। बेसिक पर्पस बिहाइंड इम्प्लांटेशन इज न्यूट्रिशन सप्लाई करना ही बेसिक पर्पस होता है इम्प्लांटेशन का। इट इंक्लूड 4 स्टेप प्रोसीजर्स। अपने आप कैसे होता है इम्प्लांटेशन? अपने आप, एक ट्रिक बनाइए, अपने आप ही मीन्स AAPI। इम्प्लांटेशन की 4 स्टेप होते हैं AAPI। पहले अट्रैक्शन होता है यूट्रस का और मोरूला का अट्रैक्शन हुआ, फिर एडिशन हुआ, एडिशन मीन्स जुड़ाव होना, अट्रैक्शन आकर्षण, पहले आकर्षण हुआ, अट्रैक्शन हुआ, एडिशन जुड़ाव हुआ, फिर पेनिट्रेट किया, मोरूला पेनिट्रेट होके फिर पेनिट्रेट होने के बाद वो इन्वेड हो जाता है। इन्वेड मीन्स अंदर की तरफ धंसना, पेनिट्रेट मतलब पेनिट्रेट चुभन होके पहले आकर्षण हुआ, फिर जुड़ाव हुआ, अटैचमेंट हुआ, एडिशन मीन्स अटैचमेंट, फिर उसने पेनिट्रेट किया यूट्रस की वॉल को, फिर वो इन्वेड हो गया, अंदर जाके धंस गया और वहाँ जाके। ये इम्प्लांटेशन की 4 स्टेप्स हैं जो इम्प्लांटेशन करवाती है। इट इंक्लूड 4 स्टेप्स प्रोसीजर: अट्रैक्शन, एडिशन, पेनिट्रेशन एंड इन्वेजन। अब अपन देखते हैं डेसिडुआ। डेसिडुआ होता है क्या? एंडोमेट्रियम की जो लेयर होती है वही डेसिडुआ कहलाती है। देख लेते हैं अपन। एंडोमेट्रियम प्रोजेस्टेरोन मेंटेनेंस रखता है, और प्रेगनेंसी हुई तो ये डेसिडुआ बन जाता है। अपन अब देखते हैं एंडोमेट्रियम। देखिए अब इम्प्लांटेशन देखते हैं अपन कैसे हुआ। ये जो अपने को दिख रहा है ये मोरूला है, ठीक है। फ्यूजन एंड अभी फ्यूजन नहीं हुआ और डिसअपियरेंस है, यानी कि अभी ये अटैचमेंट नहीं हुआ। ये यूट्रस की लेयर है, ठीक है। एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। तो ये बारी बार वाली पेरीमेट्रियम, उसके अंदर वाली मायोमेट्रियम, और ये जो 1 2 3 ये एंडोमेट्रियम की 3 लेयर बनी है। तो आगे वाली ये जो लेयर है इसको बोलते हैं कॉम्पैक्ट लेयर, ठीक है। और उससे अंदर वाली जो लेयर है उसको स्पंजी, क्योंकि फंक्शनल, ये दोनों कॉम्पैक्ट और स्पंजी है, ये फंक्शनल लेयर है, ठीक है। और इससे जो अंदर वाली है बेसल जो इंटैक्ट रहती है, ये बनी रहती है, ये बेसल लेयर, इनका ये बेसल लेयर है अंदर वाली। तो ये आया ब्लास्टुला, अटैचमेंट हुआ। अब ये इधर जाके देखना इन्वर्ट कैसे होता है। एक्चुअली एंडोमेट्रियम जो है उसी को डेसिडुआ बोलेंगे। कब? जब ये मोरूला जो स्ट्रक्चर आई है ये अटैचमेंट हो गई बेसल इससे जाके,
अभी अपन अब इसके सेकंड स्ट्रक्चर के अंदर आप इधर आ जाइए, ठीक है। जो बाहर वाली लेयर थी कॉम्पैक्ट, उसको अपन बोल दिए, अब यहाँ जाके इसका नाम हो गया। अब ये देखो, ये जो था ब्लास्टुला, ये इसको भी इन्वाइट करा। क्या थी फोर स्टेप, क्या थी? आपी, अट्रैक्शन, एडेशन, फिर पी फॉर पेनिट्रेशन, आई फॉर इन्वाइड। इन्वाइड होते होते ये बेसिलिस से, जो बेसल मेम्ब्रेन थी एंडोमेट्रियम की, उससे जाके जुड़ गया, अटैच हो गया, इन्वाइड हो गया, वहाँ जाके अटैच हो गया। तो डेसिडुआ पेराइटेलिस, जो बाहर वाली जो लेयर थी कॉम्पैक्ट, वो कन्वर्ट हो जाती है डेसिडुआ पेराइटेलिस, और जो अंदर वाली कॉम्पैक्ट स्पंजी जो थी लेयर, वो डेसिडुआ कैप्सुलरिस के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। और ये दोनों लेयर क्या थी? फंक्शनल लेयर होती है। तो फंक्शनल लेयर के अंदर बाहर वाली जो थी कॉम्पैक्ट, वो डेसिडुआ पेराइटेलिस के अंदर कन्वर्ट हो गई, और डेसिडुआ कैप्सुलरिस जो कि स्पंजी लेयर जो थी एंडोमेट्रियम की, वो कन्वर्ट हो गई डेसिडुआ कैप्सुलरिस के अंदर। और जो इंटैक्ट रह रही थी बेसल मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन, जिससे ये जाके अटैचमेंट हुआ मोरूला का, वो डेसिडुआ बेसिलिस कहलाती है। ये प्लेसेंटल साइन है, इसी को ही प्लेसेंटल साइन कहा जाता है। अब प्लेसेंटल साइन, इम्प्लांटेशन कंप्लीटेड ऑन डेसिडुआ बेसिलिस। इम्प्लांटेशन होगा वो कंप्लीट कहाँ जाके होता है? जो डेसिडुआ बेसिलिस बन गया वहाँ तक जाके होता है। प्लेसेंटल साइन, प्लेसेंटाइल साइन भी इसी को कहते हैं। जो फंक्शनल जो लेयर थी वो उसका डिसअपियर होना ही प्लेसेंटल साइन कहलाता है। इट इज़ ए फ्यूजन एंड प्लेसेंटल साइन, इट इज़ फ्यूजन एंड डिसअपियरेंस ऑफ डेसिडुआ, डेसिडुआ कैप्सुलरिस एंड डेसिडुआ पेराइटेलिस आफ्टर द प्लेसेंटा डेवलपमेंट। प्लेसेंटा डेवलपमेंट, एक बार दोबारा से, फिर से एक बार पूरी कंप्लीट लाइन पढ़ के फिर इसका एक्सप्लेनेशन करता हूँ। इट इज़ फ्यूजन एंड डिसअपियरेंस ऑफ डेसिडुआ कैप्सुलरिस एंड डेसिडुआ पेराइटेलिस आफ्टर द प्लेसेंटा डेवलपमेंट। प्लेसेंटा डेवलपमेंट होने के बाद जो बाहर वाली जो डेसिडुआ पेराइटेलिस लेयर थी और डेसिडुआ कैप्सुलरिस जो लेयर थी, उसका डिसअपियर होना और मोरूला का फ्यूजन होना, ये प्लेसेंटल साइन कहलाता है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कॉन्सेप्ट ऑफ एम्ब्रियो अवेलेबल ऑन 8th वीक ऑफ गेस्टेशन। एम्ब्रियो का कंसेप्ट 8th वीक ऑफ गेस्टेशन पे होता है। कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस ऑन 8th वीक ऑफ गेस्टेशन। जो ऑर्गेनोजेनेसिस होता है, ऑर्गन का निर्माण होना होता है, वो 8th वीक ऑफ गेस्टेशन को स्टार्ट होता है। कार्डियक सिस्टम इज फर्स्ट हु कम्प्लीटली डिफ्रेंशिएटेड इन एम्ब्रियोलॉजी। कार्डियक सिस्टम इज फर्स्ट हु कम्प्लीटली डिफ्रेंशिएटेड इन एम्ब्रियोलॉजी। कार्डियक सिस्टम ये होता है जो फर्स्ट कंप्लीट सेपरेशन करता है, डिफरेंस क्रिएट करता है एम्ब्रियोलॉजी को फीटस से, ऑर्गेनोजेनेसिस होना। कार्डियक सिस्टम इज फर्स्ट हु कम्प्लीटली डिफरेंशिएटेड इन एम्ब्रियोलॉजी। CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इज फर्स्ट हु स्टार्ट डेवलपमेंट प्रायर टू CVS। सेंट्रल नर्वस सिस्टम पहले बनना स्टार्ट होता है देन द कार्डियक सिस्टम, कार्डियक वास्कुलर सिस्टम से। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज फर्स्ट हु स्टार्ट डेवलपमेंट प्रायर। सबसे पहले प्रायर बेसिस, प्रायर पे स्टार्ट डेवलपमेंट स्टार्ट होता है CNS का, कार्डियक सेंट्रल नर्वस सिस्टम का स्टार्ट होना। बाकी देन फिर CVS स्टार्ट होता है ना, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम स्टार्ट होना होता है। फीटल हार्ट साउंड, फीटल हार्ट साउंड कब सुनाई देता है? 5th वीक पे, 5th वीक ऑफ गेस्टेशन पे पहली हार्ट बीट अवेलेबल होती है। 10th वीक ऑफ गेस्टेशन फर्स्ट डिटेक्टेबल बाय डॉपलर यूएसजी। डॉपलर यूएसजी अपन कराएंगे 10th वीक ऑफ गेस्टेशन पे, तो उससे अपने को सुनाई देगी फर्स्ट हार्ट बीट। बाकी अवेलेबल फर्स्ट हार्ट बीट तो 5th वीक ऑफ गेस्टेशन को हो जाती है। बाकी अपन सुन सकते हैं उसको डॉपलर से, डॉपलर यूएसजी करा के वो डिटेक्ट कर सकते हैं अपन, वो 10th वीक ऑफ गेस्टेशन पे करेंगे।
5 का दुगना 10, 10 का दुगना 20, 20 तो 20th वीक ऑफ गेस्टेशन पे डिटेक्टेबल बाय स्टेथोस्कोप एंड फीटोस्कोप। तो स्टेथोस्कोप और फीटोस्कोप से अपन कब सुन सकते हैं फीटल की हार्ट बीट? वो सुन सकते हैं अपन 20 वीक ऑफ गेस्टेशन पे अपन सुन सकते हैं फीटल हार्ट बीट, वो स्टेथोस्कोप और फीटोस्कोप से। अब 12th वीक माइलस्टोन देखते हैं, 12वें वीक पे क्या क्या होते हैं। फीटल स्वेलोइंग एंड यूरिन फॉर्मेशन, फीटल स्वेलो करने लग जाता है और यूरिन फॉर्मेशन भी स्टार्ट हो जाता है 12th वीक के दौरान। इंसुलिन एंड थायरोक्सिन प्रोडक्शन, इंसुलिन हार्मोन और थायरोक्सिन का प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो जाता है 12th वीक ऑफ गेस्टेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन एंड एक्सटर्नल जेनेटल फॉर्मेशन, जो जेनेटल एक्सटर्नल जो जेनेटेलिया जो है, जेनेटल ऑर्गन्स हैं, उनका फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है और सेक्स डिटर्मिनेशन अपन उस दौरान हो सकता है 12th वीक पे। प्लेसेंटा डेवलपमेंट, 12th वीक पे प्लेसेंटा का भी डेवलपमेंट होता है। प्रेजेंस ऑफ HCG एंड नोजिया वोमिटिंग, HCG हार्मोन यानी कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, और नोजिया वोमिट भी फीटस को फीटस को नहीं, मदर को। तो प्रेजेंस ऑफ HCG का प्रेजेंस होना और नोजिया और वोमिटिंग का, नोजिया वोमिट आना भी स्टार्ट 12th वीक ऑफ गेस्टेशन पे होने लग जाता है मदर को। यूट्रस मूव पेल्विक टू एब्डोमेन, यूट्रस जो है वो 12th वीक को पहले पेल्विक जो कैविटी थी, पेल्विक कैविटी से वो उसका एनलार्जमेंट हुआ, एमनियोटिक कैविटी भी बन रही है, एमनियोटिक फ्लूइड भी बन रहा है। तो ड्यूरिंग द गेस्टेशनल पीरियड यूट्रस मूव्स पेल्विक टू एब्डोमेन, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर अब एनलार्जमेंट होने लग गया यूट्रस का। तो यूट्रस होता है वो पेल्विक कैविटी से एब्डोमिनल कैविटी के अंदर आ जाता है। और 12th वीक ऑफ गेस्टेशन मतलब 12th वीक का मतलब हो गया कि अपने 3 महीने कंप्लीट हो गए, 3 महीने यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर, पहली तिमाही का भी समापन हो गया। तो अब देखते हैं अपन प्लेसेंटा। इंट्रोडक्शन, प्लेसेंटा इज डिस्कोइड। अब अपन प्लेसेंटा के बारे में देखते हैं, इंट्रोडक्शन देखते हैं प्लेसेंटा का। प्लेसेंटा इज डिस्कोइड यानी कि एक डिस्क शेप में होता है। डेसिडुएटेड, डेसिडुआ भी प्रेजेंट होता है। हीमोकोरियल यानी कि ब्लड कंटेंट भी होता है, ये स्ट्रक्चर होती है। तो प्लेसेंटा की स्ट्रक्चर अपन देख रहे हैं। प्लेसेंटा इज डिस्कोइड, डेसिडुएट, हीमोकोरियल यानी कि ब्लड कंटेंट स्ट्रक्चर, एक डिस्क शेप की स्ट्रक्चर होती है प्लेसेंटा। हीमोकोरियल, इसके अंदर ब्लड कंटेंट भी होता है और ये स्ट्रक्चर होती है डिस्क की शेप में। तो डिस्कोइडल इंडिकेट डेवलप फ्रॉम 2 प्लेट्स, बेसल प्लेट मदर की तरफ, कोरियोनिक प्लेट फीटस की तरफ। जो डिस्क बनी है ना, एक प्लेट बनी, जो डिस्क की जो आउटर सरफेस होती है वो बेसल प्लेट मदर की साइड में होती है और कोरियोनिक प्लेट होती है वो फीटस के साइड में होती है। अब अपन स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ये प्लेसेंटा की स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये जो बाहर अपने को, ये अंदर की साइड में ये दिख रहा है अपने को ब्लैक कलर का, ये कोरियोनिक फ्रंटोसम है। ये फीटस के साइड वाली जो स्ट्रक्चर है कोरियोनिक फ्रंटोसम। विलाइज होती है वो 60 नंबर होती है ना, ये विलाइज हो गई। अब ये डेसिडुआ बेसिलिस जो मेम्ब्रेन थी, ये रेड कलर की जो अपने को लाइनिंग दिखाई दे रही है, ये डेसिडुआ बेसिलिस है ना। और ये डिस्क के शेप में अपने को ये दिख रहा है, ये क्या है, प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा को अपन देखते हैं, ये क्या हो गया, फ्रंटोसम, कोरियोनिक फ्रंटोसम, और ये डेसिडुआ बेसिलिस, और ये विलाई है 60 नंबर्स इनके होते हैं। और कोटिलिडोन्स होते हैं वो 15 से 20 डिजिट के अंदर होते हैं। तो ये जो अपने को शेप दिखाई दे रही है, ये कोटिलिडोन्स है। जो डेसिडुआ बेसिलिस के अटैचमेंट में ये जो अपने को सेल से दिखाई दे रही है, डोटेड, और डोटेड के बाहर जो सर्कुलर दिखाई दे रही है शेप, ये 15 से 20 नंबर के अंदर होते हैं कोटिलिडोन्स।
हर एक विलाई के बीच में अपने को इंट्राविलस स्पेस नज़र आ रहा है, ये इंट्राविलस स्पेस, हर एक विलाइज के बीच में अपने को स्पेस नज़र आ रहा है, उसको अपन कहते हैं आईवीएस, इंट्राविलस स्पेस। ये कोरियोनिक फ्रेंडोसम, ये पूरी कंप्लीट हो गई, ये अपनी डेसिडुआ की स्ट्रक्चर। हीमोकोरियल, मैटरनल ब्लड कंपोनेंट डायरेक्टली कनेक्ट टू द फीटल पार्ट्स, माँ का ब्लड कंपोनेंट डायरेक्टली कनेक्ट टू द फीटल पार्ट। अब मैटरनल एंड फीटल ब्लड नेवर क्रॉस ईच अदर, माँ और बच्चे का, फीटस का कभी भी ब्लड क्रॉस नहीं होता, लेकिन फिर भी टच में रहता है। हीमोकोरियल स्ट्रक्चर जो बनी, मैटरनल ब्लड कंपोनेंट, उसका मैटरनल ब्लड के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं वो डायरेक्टली कनेक्टेड टू द फीटल पार्ट, वो फीटल पार्ट के कनेक्ट में रहते हैं। ब्लड के कंपोनेंट्स जो होते हैं वो कनेक्ट में रहते हैं, डायरेक्टली ब्लड कभी क्रॉस नहीं होता फीटस का और मदर का। मिसमैच होगा, फिर वो एंटीबॉडीज बनेगी और कंडीशन, क्रिटिकल कंडीशन स्टार्ट हो जाती है। तो कभी भी नहीं होता। मैटरनल सरफेस इज रफ एंड कलरफुल, मैटरनल सरफेस जो होती है प्लेसेंटा की, वो रफ भी होती है और कलरफुल होती है, जबकि फीटल सरफेस जो होती है, देखो इसकी जो बेसल सरफेस थी वो मदर की तरफ होती है, वो रफ होती है। कोरियोनिक प्लेट जो बनती है वो फीटस साइड में होती है। मैटरनल सरफेस जो थी, बेसल सरफेस थी, वो रफ और कलरफुल होती है। फीटल सरफेस जो थी वो स्मूथ एंड ट्रांसपेरेंट होती है, ठीक है। द बेस्ट डिफ्रेंशिएशन मेथड ऑफ प्लेसेंटल सरफेस इज अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड से डिफरेंस पता चल जाता है कि भाई ये कौन सी सरफेस है, कौन सी सरफेस नहीं है, क्योंकि अम्बिलिकल कॉर्ड होती है जिसके अटैचमेंट में होगी अम्बिलिकल कॉर्ड, वो फीटल सरफेस हो गया, और जिसके साइड अम्बिलिकल कॉर्ड का अटैचमेंट नहीं होगा वो मदर के साइड वाली प्लेट होगी। तो ऐसे भी अपने को पता लग जाता है। एट टर्म प्लेसेंटा वेट, प्लेसेंटा का एट टर्म वेट होता है 500 ग्राम। डायमीटर इसका होता है 15 से 20 सेंटीमीटर। थिकनेस इसकी मोटाई होती है 2.5 से 3 सेंटीमीटर। वेट हो गया 500 ग्राम, आधी किलो के लगभग होती है। डायमीटर 15 से 20 सेंटीमीटर, थिकनेस होगी इसकी 2.5 से 3 सेंटीमीटर। रेशियो बिटवीन प्लेसेंटल एंड फीटल, प्लेसेंटा और फीटस के बीच का रेशियो होता है 1:6, 1:6 एट टर्म एंड अराउंड 60 वीक ऑफ रेशियो इज 1:1। एट टर्म प्लेसेंटा और फीटस का जो रेशियो होता है वो 1/6 होता है एट टर्म, एंड अराउंड बाद में जाके ये 16th वीक ऑफ गेस्टेशन पे रेशियो ये इक्वल से हो जाता है प्लेसेंटा और फीटस का रेशियो। प्लेसेंटा कवर 30% ऑफ यूट्राइन कैविटी। प्लेसेंटा यूट्राइन कैविटी की 30% को कवर करती है। बेस्ट मेथड ऑफ प्लेसेंटल वेट, प्लेसेंटा के वेट को निकालना, अपन क्या करेंगे, फीटस के वेट में 6 का भाग दे दो, प्लेसेंटा का वेट आ जाएगा। प्लेसेंटा डेवलपमेंट अकर बिटवीन 6 to 12 वीक्स। प्लेसेंटा का डेवलपमेंट 6 से 12वें वीक के अंदर प्लेसेंटा का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। अब एनाटॉमी देखते हैं प्लेसेंटा की। प्लेसेंटा इज डेवलप बाय मदर, डेसिडुअल बेसिलिस एंड फीटस कोरियोनिक फ्रेंडोसम। प्लेसेंटा इज डेवलप बाय मदर की साइड से बनना प्लेसेंटा का स्टार्ट होता है। जो डेसिडुआ थी, डेसिडुआ बेसिलिस, और फीटस का जो था कोरियोनिक फ्रेंडोसम, उससे बनता है प्लेसेंटा। डेसिडुआ कंटेंट 50 to 20 कोटिलिडॉन्स। जो डेसिडुआ थी बाहर की जो उसको बोला था अपन ने डेसिडुआ। एंडोमेट्रियम की जो लेयर थी ना बेसिलिस वाली, वो डेसिडुआ बेसिलिस थी। डेसिडुआ बेसिलिस, अब अंदर वाली जो थी वो फ्रेंडोसम, कोरियोनिक फ्रेंडोसम। तो डेसिडुआ जो थी
बेसिकली इट्स कंटेंट 50 to 20 कोटिलिडोन, जो कि अपने स्ट्रक्चर के अंदर देखा। टोटल नंबर ऑफ स्टेम विलाई इज 16 नंबर। स्ट्रक्चर में देखा था ना अपन ने, जो विलाइज के जो नंबर थे वो कितने थे, 16 नंबर। सिंगल कोटिलिडोन प्रोवाइड न्यूट्रिशन। हर एक जो कोटिलिडोन होती है वो न्यूट्रिशन सप्लाई करने का काम करती है। इंटरविलस स्पेस IVS, इंटरविलस स्पेस कंटेन फॉलोइंग स्ट्रक्चर। जो इंटरविलस जो स्पेस था वो निम्न स्ट्रक्चर होती हैं। पहली स्ट्रक्चर देखते हैं, लेकुनार स्पेस प्रेजेंट बिटवीन टू विलेज। दो विलेज के अंदर जो स्पेस होता है उसको लेकुनार स्पेस कहा जाता है। एंड पर्पज इज स्टोरेज न्यूट्रिशन। जो लेकुनार स्पेस होता है वो दो विलेज के बीच में जो स्पेस होता है वो कहलाता है लेकुनार स्पेस, जो कि दो विलेज के बीच में होता है और उसका पर्पज होता है न्यूट्रिशन का स्टोरेज करना। ट्रेबिकुलाई, इट इज़ अ मेम्ब्रेन एंड इट्स मेम्ब्रेन प्रेजेंट। ट्रेबिकुलाई इट इज़ अ मेम्ब्रेन, ये एक मेम्ब्रेन होती है ट्रेबिकुलाई, प्रेजेंट बिटवीन विलाई एंड लेकुनार स्पेस। लेकुनार स्पेस और विलाई के जस्ट ऊपर ट्रेबिकुलाई लेयर होती है और इसका फंक्शन होता है फिल्ट्रेशन करना, यानी कि जो भी न्यूट्रिशन आ रहा है उसमें से जो काम की चीज़ बेसिक जो कंपोनेंट होते हैं न्यूट्रिशन के, उनको ही ये सेलेक्टिव परमेबल होती है ना, सेलेक्टिव नेचर की होती है ट्रेबिकुलाई लेयर। और ये प्रेजेंट होती है विलाई और लेकुनार स्पेस के बीच में। तो इट इज़ ए मेम्ब्रेन, ट्रेबिकुलाई इज ए मेम्ब्रेन प्रेजेंट बिटवीन विलाई एंड लेकुनार स्पेस। फंक्शन इज फिल्ट्रेशन। तो ट्रेबिकुलाई क्या है, एक मेम्ब्रेन है जो कि विलाई और लेकुनार स्पेस के बीच में पाई जाती है और इसका काम होता है फिल्ट्रेशन करना। हाफ बोर सेल्स प्रेजेंट अराउंड द सरफेस ऑफ विलाई, पर्पज इज फेगोसाइटोसिस। अगर कोई हार्मफुल फॉरेन बॉडीज आ गई तो उसको डिस्ट्रक्शन करने के लिए हाफ बोर सेल्स भी प्रेजेंट होती है अराउंड द जो विलाई सरफेस होता है उसके अराउंड आसपास में पाई जाती हैं हाफ बोर सेल्स प्रेजेंट अराउंड द सरफेस ऑफ विलाई। जो विलाई की जो सरफेस होती है वहाँ पे प्रेजेंट होती है हाफ बोर सेल्स। पर्पज इज फेगोसाइटोसिस। ये फेगोसाइटोसिस भक्षण का काम करते हैं। अब आती है नेटाबुक लेयर। नेटाबुक लेयर क्या है वो देखते हैं। प्रेजेंट एट द मार्जिन ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का जो मार्जिन होता है, यानी जो कि दोनों किनारे, मार्जिन मीन किनारे, तो नेटाबुक लेयर वहाँ होगी जो प्लेसेंटा की जो मार्जिन होगी, क्योंकि कोरियन अंदर न धंसे। बेसिक पर्पज नेटाबुक लेयर का यही होता है, प्लेसेंटा के दोनों मार्जिन पर होती हैं। पहले एक बार लाइन पढ़ लेते हैं। प्रेजेंट एट द मार्जिन ऑफ प्लेसेंटा, है ना, नेटाबुक लेयर जो प्लेसेंटा की जो मार्जिन्स होते हैं वहाँ पर पाई जाती है। पर्पज इज द प्रिवेंट टू डीप पेनिट्रेशन ऑफ कोरियन, मेनली प्रेजेंट ओवर सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, अब यहाँ देख देखते हैं। जो नेटाबुक लेयर होती है प्लेसेंटा के दोनों मार्जिन पर प्रेजेंट होती है। पर्पस होता है इसका प्रिवेंशन ऑफ डीप पेनिट्रेशन ऑफ कोरियन। कोरियन का डीप पेनिट्रेशन ना हो इसलिए नेटाबुक लेयर वहाँ होती है। अगर नेटाबुक लेयर नहीं हुई तो ये पेनिट्रेट होते हुए आगे की तरफ और चल जाएगी, तो प्लेसेंटा डीपली हो जाएगा। प्लेसेंटा को क्रॉस भी करके ये तो नेटाबुक लेयर जो है नहीं हुई तो जो कोरियन जो है वो डीप पेनिट्रेशन कर लेगा। मेनली प्रेजेंट ओवर, मेनली तो ये सब पूरे प्लेसेंटा को ही कवर, कोरियन और प्लेसेंटा के जो बीच में सरफेस होता है उसके सबको कवर करके रखता है, लेकिन ये बेसिकली सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट होता है उसके ऊपर होती है नेटाबुक लेयर। अब अपन प्लेसेंटा को देख लेते हैं। कोरियोनिक फ्रंटोसम और कोरियोनिक लीव मार्जिन। कोरियोनिक फ्रंटोसम, फ्रंटोसम क्या था, कोरियन का लास्ट वाला। अपन और एक मार्जिन भी देख लेते हैं। जो प्लेसेंटा बना उसके कोरियोनिक फ्रंटोसम जो लेयर थी वो थिक होती है। अब कोरियोनिक फ्रंटोसम को देखते हैं। कोरियोनिक फ्रंटोसम क्या होती है, एक थिक लेयर होती है इनर सरफेस में। अपन देखे तो लार्जर होती है
मदर से न्यूट्रिशन आता है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है, हार्ड टू ब्रेक, और जल्दी से आसानी से टूटता नहीं है। अब कोरियोनिक लीव मार्जिन्स, कोरियन के जो लीव बनी, कोरियन का लीव जो पत्ती टाइप में जो बनी थी, उसके लास्ट जो मार्जिन्स होते हैं वो कैसे होते हैं? थिन होते हैं, पतले होते हैं, स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं, वीक कनेक्शन होता है उनके बीच में, बहुत ही कमज़ोर कनेक्शन होता है, कमज़ोर जुड़ाव होता है, इजी टू ब्रेक, आसानी से टूट जाते हैं। अब अपन देखते हैं प्लेसेंटल सर्कुलेशन। इट इंक्लूड टोटल 2 सर्कुलेशन। प्लेसेंटा दो तरह का सर्कुलेशन रखता है, यूट्रोप्लेसेंटल सर्कुलेशन। यूट्रोप्लेसेंटल सर्कुलेशन 12th डे को स्टार्ट होता है। फीटोप्लेसेंटल सर्कुलेशन वो 21st डे को स्टार्ट होता है। अब अपन देखते हैं यूट्रोप्लेसेंटल सर्कुलेशन। यूट्रोप्लेसेंटल सर्कुलेशन यानी कि प्लेसेंटा और यूट्रस के बीच में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो चीज़ देखने वाले हैं। स्टार्ट ऑन 12th डे, ये 12th डे को स्टार्ट होता है, कंप्लीटेड बाय यूट्राइन आर्टरी एंड यूट्राइन वेन। यूट्राइन आर्टरी का बनना और यूट्राइन वेन के बनने के बाद ये स्टार्ट होता है यूट्रोप्लेसेंटल सर्कुलेशन। यूट्राइन आर्टरी डिवाइडेड इनटू 120 to 200 स्पाइरल आर्टरीज, जिसको हम यूटेराइन बेड भी कहते हैं। यूट्राइन आर्टरी डिवाइड होती है 120 से 200 स्पाइरल आर्टरीज के बारे। स्पाइरल आर्टरीज बनती है स्पाइरल के अंदर, है ना, आर्टरीज बनती है, और वो आर्टरी बेड बनाती है, जिसको अपन यूटेराइन बेड कहते हैं। आर्टरीज का बेड बन जाता है एक तरीके से। जो स्पाइरल जो आर्टरीज बनी छोटी छोटी, तो उनका एक बेड बन जाता है, सरफेस बन जाती है, उसको अपन यूटेराइन बेड कहते हैं। अब फीटोप्लेसेंटल सर्कुलेशन देखते हैं। स्टार्ट ऑन 21st डेज, यानी कि 21वें दिन स्टार्ट होता है, कंप्लीटेड बाय अम्बलाइकल आर्टरी एंड अम्बलाइकल वेन। अम्बलाइकल आर्टरी और अम्बलाइकल वेन का निर्माण हो चुका है 21st 8 डेज को। तो अम्बलाइकल कॉर्ड फीटस के साइड में होती है, तो फीटोप्लेसेंटल सर्कुलेशन प्लेसेंटा से और फीटस के बीच में सर्कुलेशन में स्टार्ट होगा, वो होगा 21st डे को, यानी कि 21वें दिन स्टार्ट होगा। फीटल ब्लड फ्लो रहेगा इसके अंदर 400 ml पर मिनट। जो फीटोप्लेसेंटल ब्लड सर्कुलेशन ब्लड फ्लो होता है वो होता है, फीटल ब्लड फ्लो होता है वो होता है 400 ml प्रति मिनट। इन सर्कुलेशन प्लेसेंटा आल्सो डेवलप 5 लेयर बैरियर। प्लेसेंटा सर्कुलेशन के अंदर 5 लेयर का बैरियर होता है, जो कि सेलेक्टिव नेचर का होता है। प्लेसेंटा बैरियर इज सेलेक्टिव इन नेचर। प्लेसेंटा बैरियर जो बना 5 लेयर का, वो सेलेक्टिव नेचर का होता है। बैरियर इंक्लूड 2 स्पेसिफिक जोन। जो बैरियर होता है वो 2 स्पेसिफिक जोन के अंदर डिवाइडेड होता है। पहला जोन होता है अल्फा जोन, जो कि गैसियस एक्सचेंज में काम आता है, एंड नेक्स्ट इज बीटा जोन, वो हार्मोनल एक्सचेंज के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो बेसिकली बैरियर इंक्लूड 2 स्पेसिफिक जोन, अल्फा जोन एंड बीटा जोन। अल्फा जोन होता है वो गैसियस एक्सचेंज में पार्टिसिपेशन करता है, और बीटा जोन जो होता है वो हार्मोनल एक्सचेंज के अंदर। अब इसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देखते हैं ब्लड सर्कुलेशन का। तो पहले अपन यूट्रोप्लेसेंटल देख लेते हैं, जो 12th डे का होता है। ये बाहर से आर्टरी, यूट्राइन आर्टरी की ये डिवाइडेड हुई 120 एंड 200 स्पाइरल आर्टरीज के अंदर। ये जो यूट्राइन बेड बनाती है स्पाइरल आर्टरीज, 120 to 200 स्पाइरल आर्टरीज। अब 1 मिनट के अंदर 3 से 4। अब ये यूटेराइन वेन हो गई, ये तो आर्टरीज आई, और ये यूट्राइन वेन जो कि बेड बना रही है, स्पाइरल आर्टरीज बेड बनाती है। तो यूट्रोप्लेसेंटल ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट होता है 12th डे को। अब फीटोप्लेसेंटल देख लेते हैं। फीटोप्लेसेंटल 21वें दिन स्टार्ट होता है 400 ml पर मिनट के अंदर। ये अम्बलाइकल वेन अंदर के अंदर ये अंदर आ रही है। 80% ऑक्सीजन होती है इसके अंदर, जिसका प्रेशर होता है अम्बलाइकल वेन का जो प्रेशर होता है वो 10 mm ऑफ Hg रहता है ना। अम्बलाइकल वेन जो ब्लड ला रही है उसमें 80% ब्लड है और उसका प्रेशर है 10 mm ऑफ Hg। अब अम्बलाइकल जो आर्टरी, अम्बलाइकल आर्टरी के अंदर 60% O2 है जो बाहर एक्सक्रीट हो रही है। तो ये जिसके अंदर इसका
अम्बिलिकल आर्टरी का प्रेशर होता है 60 mmHg। अब अपन देखते हैं फंक्शन, प्लेसेंटा का जनरल फंक्शन। प्लेसेंटा की फंक्शन, पहला है जनरल फंक्शन, दूसरा है इम्यून फंक्शन, तीसरा है एंजाइमेटिक फंक्शन, और तीसरा ये हो गया, चौथा बैरियर फंक्शन, पांचवा हार्मोनल फंक्शन। तो ये 5 फंक्शन हैं बेसिकली प्लेसेंटा के। तो जनरल फंक्शन देखते हैं। प्लेसेंटा परफॉर्म मल्टी सिस्टम फंक्शन विद, प्लेसेंटा होता है जो मल्टीपल सिस्टम है, मल्टी सिस्टम है, जो अपनी बॉडी के जो अपने ह्यूमन बॉडी के जो फंक्शंस होते हैं, जैसे एक्सक्रेटरी सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, उन सब से जीआईटी हो गया, सीवीएस हो गया, तो उनकी तरह ही अब प्लेसेंटा काम करती है। तो रेस्पिरेटरी की तरह गैसियस एक्सचेंज का काम भी प्लेसेंटा करता है। एक्सक्रेटरी जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उनको एक्सक्रेट करने में भी हेल्प करता है प्लेसेंटा। जीआईटी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जीआईटी का जो फंक्शन होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना, तो न्यूट्रिशन भी सप्लाई प्लेसेंटा से होता है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का जो पर्पस होता है वो भी इससे प्लेसेंटा से कंप्लीट होता है, ब्लड डिस्ट्रीब्यूट करके। तो सीवीएस का काम भी हो गया। अब इम्यून फंक्शन कैसे करता है? जो प्लेसेंटा होता है वो फीटस को आईजीजी, इम्यूनोग्लोबुलिन जी, जो प्रोवाइड करवाता है इम्यूनोग्लोबुलिन जी टाइप की, वो प्लेसेंटा करवाता है। तो आईजीजी इज ट्रांसफर इन मदर टू फीटस बाय प्लेसेंटा। तो मदर से प्लेसेंटा के अंदर ट्रांसफ़र करवाता है फीटस को, वो करवाता है आईजीजी, प्लेसेंटा प्रोवाइड करवाता है मदर से फीटस के अंदर प्लेसेंटा द्वारा। अब 2 तरह की प्रोटीन होती हैं, PAPP यानी कि प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन, ये एंटीबॉडीज़ है दोनों, है ना। PAPP प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन, PSBGP प्रेगनेंसी स्पेसिफिक बीटा ग्लाइकोप्रोटीन। Both of these responsible for maternal immunosuppressions if required to prevent fetal rejection। फीटल के रिजेक्शन को रोकने के लिए, फीटल को अगर फॉरेन बॉडी मारने लगे तो उसका रिजेक्शन हो जाएगा फीटस का मदर के द्वारा, और वो डेवलपमेंट नहीं होगा, फीटल डेवलपमेंट नहीं होगा और बच्चा नहीं बनेगा। तो उससे बचाने के लिए ये जो 2 तरह की प्रोटीन्स होती हैं एंटीबॉडीज़ के रूप में प्लेसेंटा से सीक्रेट होती है, प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन PAPP और PSBGP प्रेगनेंसी स्पेसिफिक बीटा ग्लाइकोप्रोटीन। ये 2 तरह की प्रोटीन होती है। बोथ ऑफ दिस रेस्पॉन्सिबल मैटरनल इम्यूनोसप्रेशन, माता के इम्यूनिटी सिस्टम को, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए काम होता है जब ये जब रिक्वायर्ड होता है, टू प्रिवेंट फीटल रिजेक्शन को रोकने के लिए। अब देखते हैं थर्ड इज एंजाइमेटिक फंक्शन। एंजाइमेटिक फंक्शन भी परफॉर्म करता है प्लेसेंटा। डी अमाइनो ऑक्सीडेज, अमीनो एसिड्स का सिक्रेशन ज़्यादा हो रहा है, उसको डी अमाइन करना, और डी अमाइन करने का मतलब ऑक्सीडाइज करेगा, ऑक्सीडाइज होगा अमीनो एसिड, तो वो तो एंजाइमेटिक फंक्शन भी करता है। रेस्पॉन्सिबल टू रिमूव पॉइजनस अमीनो एंड प्रेशर ऑफ अमाइन, अमाइन के प्रेशर कम करना, अमोनिया गैस बनेगी उसके प्रेशर को भी रिलीज़ करेगा, पॉइजनस होती है ये गैस अमीनो, तो उसको रिमूव करने के लिए वो क्या करेगा, डी अमीनो ऑक्सीडेज कर देगा, यानी कि अमीनो एसिड्स जो अमाइंस हैं उनका डी अमीनो ऑक्सीडेशन करके और ये उसके अमाइन के प्रेशर को भी रिलीज़ करता है। ऑक्सीटोकाइनेज, ऑक्सीटोसिन की एक्टिविटी को इनहिबिट करता है। ऑक्सीटोसिन की अगर ऑक्सीटोसिन का सिक्रेशन अभी होके और होने लग गया तो फीटस का कॉन्ट्रैक्शन होने लग जाएंगे और मिसकरेज के चांसेस हो जाएंगे अगर ऑक्सीटोसिन का लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है तो ऑक्सीटोसिन का अमाउंट ज़्यादा नहीं बढ़े और ऑक्सीटोसिन को संदमन कर देगा, ये उसकी जो प्रोडक्टिविटी है उसको कम करने के लिए इनहिबिटरी हार्मोन्स सीक्रेट करता है प्लासेंटा, उसको कहते हैं ऑक्सीटोकाइनेज। देखिए ऑक्सीटोकाइनेज एंजाइम भी रिलीज़ करता है प्लेसेंटा जो कि ऑक्सीटोसिन की एक्टिविटी को इनहिबिट करता है। अब बैरियर फंक्शन भी प्लेसेंटा परफॉर्म करता है। वो कैसे? प्लेसेंटा
फेल्स टू प्रोटेक्ट फीटस इन द कंडीशन ऑफ टॉर्क इन्फेक्शन। जो प्लेसेंटा है वो प्रोटेक्ट करता है फुल्ली फीटस को, लेकिन जो टॉर्क इन्फेक्शन अगर यदि हो जाता है प्लेसेंटा को तो वो नहीं बचाएगा, टॉर्क इन्फेक्शन से नहीं बचाने में असमर्थ होता है, टॉर्क इन्फेक्शन से बचाने में असमर्थ होता है प्लेसेंटा। इंडिकेट एलर्ज्ड नेचर, जो कि गंदा प्लेसेंटा एलर्ज्ड नेचर का होता है अगर प्लेसेंटा अगर टॉर्क इन्फेक्शन को नहीं रोक पाता है तो। हार्मोनल फंक्शन, अब हार्मोनल फंक्शन हार्मोन कौन सा रिलीज करता है, तो ऑल हार्मोन्स अवेलेबल आफ्टर 12th वीक्स ऑफ गेस्टेशन एक्सेप्ट एचसीजी को छोड़ के 12th वीक ऑफ गेस्टेशन पे जितने भी हार्मोन्स हैं वो अवेलेबल हो जाते हैं सिर्फ एचसीजी को छोड़ के। अब हार्मोन कौन कौन से रिलीज होंगे वो देखते हैं। एचसीजी ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन को मेंटेनेंस करने में एचसीजी का पार्टिसिपेशन होता है, ये रोल निभाता है एचसीजी प्रोजेस्ट्रॉन को मेंटेनेंस करने के लिए। प्रोजेस्ट्रॉन जो है वो प्रेगनेंसी को मेंटेन करेगा और प्रेगनेंसी को मेंटेनेंस करने के लिए प्रोजेस्ट्रॉन की नीड होती है, और प्रोजेस्ट्रॉन को मेंटेनेंस रखने के लिए, एक तरीके से मेंटेन रखने के लिए एचसीजी का रोल होता है, और कॉर्पस ल्यूटियम को भी मेंटेन रखने के लिए एचसीजी का महत्वपूर्ण योगदान होता है। फीटल गोनेडोजेनेसिस, फीटल के गोनेड्स का निर्माण करने में भी एचसीजी हार्मोन का रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इनकमिंग 8th डे पे एचसीजी का निर्माण होना स्टार्ट हो जाता है। इसका मैक्सिमम लेवल होता है वो 8th वीक पे होता है, 8th वीक ऑफ गेस्टेशन, यानी कि 60 to 70 डेज के ऊपर होता है। मिनिमम लेवल हो जाता है इसका आफ्टर 12th वीक तक। 8th वीक पे मैक्सिमम पीक लेवल रहता है इसका, और आफ्टर 12th वीक पे इसका लेवल कम हो जाता है, एब्सेंट नहीं होता, कम हो जाता है। एब्सेंट और डिसअपियर होता है ये जाके आफ्टर द डिलीवरी हो जाने के बाद ये डिसअपियर हो जाता है, एब्सेंट हो जाता है। फ्रॉम ब्लड 2 वीक्स पे अवेलेबल होगा। यूरिन के अंदर ये 2nd डे से ही अपने को एचसीजी हार्मोन का दिखना आरंभ हो जाता है। मैक्सिमम एचसीजी लेवल अदर देन 8th वीक इंडिकेट मोलार प्रेगनेंसी। अगर मैक्सिमम लेवल अगर एचसीजी का शो हो रहा है अपन को 8th वीक ऑफ गेस्टेशन के बाद भी अगर मैक्सिमम लेवल कंसिस्टेंट बना रहता है तो वो मोलार प्रेगनेंसी को शो करता है। मोलार प्रेगनेंसी अपन आगे डिस्कस करेंगे, जो डिसफॉर्मेलिटीज़ हैं प्रेगनेंसी की। अब अपन देखते हैं HCS हार्मोन, ये दूसरा हार्मोन आ गया HCS, ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटोट्रोपिन। सोमेटो से अर्थ लगाया जाता है कि सोमेटो मीन्स काया, मतलब बॉडी की स्ट्रक्चर है ना, तो बॉडी का फॉर्मेशन होना सोमेटो है ना, सोमेटोट्रोपिन। ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटोट्रोपिन HCS। ड्यूरिंग इंट्रायूटेरल लाइफ ग्रोथ हार्मोन इज एब्सेंट, ग्रोथ हार्मोन एब्सेंट रहता है यूटेरल लाइफ के अंदर। तो जनरल ग्रोथ HCS करवाता है, उस टाइम जो जनरल ग्रोथ करवाता है वो करवाता है ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटोट्रोपिन हार्मोन। स्केलेटल ग्रोथ ये IGF, इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर, ये IGF ये स्केलेटन ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। अब स्केलेटन मैच्योरिटी, थायरोक्सिन जो हार्मोन होता है वो स्केलेटल की मैच्योरिटी परिपक्वता के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, थायरोक्सिन हार्मोन। HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन, responsible to produce lactation release breast changes after 12th week of gestation। ये लैक्टेशन प्रोड्यूस करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। रिलेटेड ब्रेस्ट चेंजेस, ब्रेस्ट के अंदर चेंजेस करवाना बेसिकली स्टार्ट होता है 12th वीक ऑफ गेस्टेशन, आफ्टर द 12th वीक ऑफ गेस्टेशन। इट प्रमोट लाइपोलाइसिस एंड प्रोटियोलाइसिस फॉर न्यूट्रिएंट ट्रांसफ़र। अब प्रोटीन के बड़े मॉलिक्यूल्स आ गए और लिपिड्स के बड़े मॉलिक्यूल्स आ गए, तो उनको तोड़ने के लिए, लाइसिस करने के लिए लाइपोलाइसिस करवाता है, और प्रोटियोलाइसिस में भी पार्टिसिपेशन होता है HPL का, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन का, ताकि न्यूट्रिएंट्स वो स्मॉल न्यूट्रिएंट्स के अंदर कन्वर्ट हो और वो फीटस तक जाए और न्यूट्रिशन सप्लाई हो, न्यूट्रिएंट्स मिले ताकि फीटस ग्रो कर पाए। नेक्स्ट हार्मोन इज प्रोजेस्ट्रॉन, ये 25 मिलीग्राम से 300 मिलीग्राम पर ml तक होता है, 25 मिलीग्राम ml या फिर 300 नैनोग्राम पर ml होता है। ईस्ट्रोजन,
इसका अमाउंट होता है 0.05 मिलीग्राम पर ml, या फिर इसको अपन नैनोग्राम के अंदर देखते हैं तो 30 नैनोग्राम पर ml के अंदर ईस्ट्रोजन रहता है। अब आता है अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड को फ्यूनिस भी कहा जाता है, यानी कि फ्यूज़न का काम करता है, इसलिए फ्यूनिस कहा गया, आल्सो नोन एज फ्यूनिस और फ्यूज़न। सॉरी। इट इज़ ए कनेक्शन अम्बिलिकल कॉर्ड इज ए कनेक्शन बिटवीन प्लेसेंटा एंड फीटस। प्लेसेंटा और फीटस के बीच में एक कनेक्शन होता है, तो वो होती है अम्बिलिकल कॉर्ड। आइडियली लेंथ इसकी होती है 50 सेंटीमीटर, यानी ये 50 सेंटीमीटर इसकी आइडियली लेंथ मानी जाती है, और ये 30 से 30 to 100 सेंटीमीटर तक भी हो सकती है नॉर्मल रेंज के अंदर। ये नॉर्मल रेंज है 30 to 100 सेंटीमीटर। इसका डायमीटर होता है 2.5 सेंटीमीटर। इसका डायमीटर 1 से 2.5 सेंटीमीटर तक का होता है। ल्यूमन नहीं है, कंप्लीट जो डायमीटर है वो है ल्यूमन। तो जो इंटरनल लेयर से इंटरनल लेयर के बीच का जो स्पेस होता है वो ल्यूमन होता है, उसका जो होल होता है ना वो। लेकिन ये ल्यूमन का डायमीटर नहीं है, कंप्लीट डायमीटर है उसकी विड्थ का, अम्बिलिकल कॉर्ड की विड्थ का। तो 1 से 2.5 सेंटीमीटर इसका डायमीटर होता है। डेवलप फ्रॉम बॉडी स्टाक, बॉडी स्टाक से इसका डेवलपमेंट होता है, एंड कंटेंट वॉटसन जेली। और वॉटसन जेली, जेली लाइक एक सब्सटेंस होता है वॉटसन जेली, वो अम्बिलिकल कॉर्ड के भीतर रहता है। अब ब्लड वेसल्स की बात कर लेते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर। तो एट टर्म 3 ब्लड वेसल्स होती है, 2 आर्टरी एंड 1 वेन। और आफ्टर 4 मंथ, अप टू 4 मंथ तक आते आते 4 मंथ पे 2 आर्टरी और 2 वेन, यानी कि 4 ब्लड वेसल्स हो जाती है। वेन्स की जहाँ संख्या 1 थी एट टर्म, वहाँ अब 2 वेन्स आ जाती हैं। तो 2 आर्टरी और 2 वेन्स एट 4 मंथ पे आ गई। अम्बिलिकल कॉर्ड कंटेन ओनली फीटल ब्लड। अम्बिलिकल कॉर्ड होता है उसमें सिर्फ फीटस का ही ब्लड होता है। ओनली वन एंड ओनली ब्लड इज प्रेजेंट इन अम्बिलिकल कॉर्ड टू द फीटल ब्लड। ओनली फीटल ब्लड ही प्रेजेंट होता है अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर। अब अम्बिलिकल कॉर्ड की एबनॉर्मेलिटीज देखते हैं अपन। अम्बिलिकल कॉर्ड अगर नीटाबुकलेयर डेफिशिएंसी है तो नीटाबुकलेयर डेफिशिएंसी होगी तो रिलेटेड टू नीटाबुकलेयर डेफिशिएंसी। अब नीटाबुकलेयर की डेफिशिएंसी से रिलेटेड अपन देखते हैं एक्रेटा कोरियन टूवर्ड्स द मायोमेट्रियम। इसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन थोड़ी देर बाद में देखने वाले हैं, जस्ट अभी। तो एक्रेटा के अंदर क्या होता है, नीटाबुकलेयर के एब्सेंस है, डेफिशिएंसी है, कमी है। तो कोरियन जो है वो मायोमेट्रियम की तरफ, जो डेसिडुआ बेसिलिस था तो डेसिडुआ की तरफ मूव करने लग जाता है। कौन? कोरियन मार्जिन्स पे। इनक्रेटा कोरियन इनटू मायोमेट्रियम के अंदर घुसने लग गया कोरियन। परक्रेटा थर्ड पे है, कोरियन क्रॉस मायोमेट्रियम, यहाँ मायोमेट्रियम को क्रॉस कर जाता है कोरियन परक्रेटा के अंदर। ये इसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन रहा। ये बाहरी बार पेरीमेट्रियम, ये बीच में मायोमेट्रियम, इसका इंडिकेशन यहाँ तक रखा है, जबकि मायोमेट्रियम ये है अंदर, सेकंड नंबर वाली जो लेयर है ये। अब ये जो ये कोरियन है, और ये जो मार्जिन्स दिख रहे हैं आपको, ये कोरियन के मार्जिन्स हैं डेसिडुआ तक। तो ये यहाँ देखिए आप, ये एरो मायोमेट्रियम की तरफ जा रहा है, यानी ये एक्रेटा को दर्शा रहा है पहला वाला एरो। सेकंड एरो इसको आप देख सकते हैं, ये क्रॉस, ये नीटाबुक लेयर के एब्सेंस के कारण हो रहा है। ये सेकंड एरो को आप देखिए, ये इनक्रेटा को रिप्रेजेंट करता है। इनक्रेटा मीन्स ये मायोमेट्रियम की तरफ गया, और इनक्रेटा के अंदर था कोरियन इनटू द मायोमेट्रियम के अंदर धस चुका, ये अंदर धस चुका। अब परक्रेटा के अंदर देख चुके, ये तो क्रॉस ही कर चुका। ये जो थर्ड जो एरो आ रहा है, ये पेरीमेट्रियम की तरफ जाने लग गया, यानी कि मायोमेट्रियम को क्रॉस कर चुका, तो ये परक्रेटा है। अब सक्सेंचुरेटाई के बारे में पढ़ेंगे। A accessory lobe, small size like cotyledons, present at varying distance from main activated surface.
ए एक्सेसरी लोब अनएक्सेसरी लोब का बन गया, ये देखिए आप, अनएक्सेसरी लोब बन गया बाहर ही कहीं जाके। साइज लाइक इसका साइज जो होगा वो कोटिलिडोन्स के साइज का हो जाता है। प्रेजेंट एट वेरिंग डिस्टेंस, खूब सारी जगह पे इसका डिस्टेंस हो जाता है फ्रॉम मैन एक्टिवेटेड स्ट्रक्चर। मैन एक्टिवेटेड स्ट्रक्चर ये है मैन एक्टिवेटेड स्ट्रक्चर, इससे कहीं दूर जाके एक डिस्क छोटी सी और बन जाती है मैन एक्सेसरी लोब से, मैन लोब से जाके। एन एक्सेसरी लोब स्मॉल साइज का एक अलग ही एक एक्सेसरी लोब बन गया, वो कोटिलोडोन्स के आकार का होता है। प्रेजेंट एट वेरिंग डिस्टेंस, थोड़ी दूर पे जाके फ्रॉम मैन एक्टिवेटेड स्ट्रक्चर, ये मैन एक्टिवेटेड स्ट्रक्चर है, इससे कहीं दूर जाके एक और डिस्क प्रेजेंट होगी। इफ कनेक्शन इज एब्सेंट देन नोन एज स्पूरिया। अगर कनेक्शन इनको बीच में नहीं होगा, एब्सेंट हो गया, ये कनेक्शन भी नहीं रहा ना, वो स्पूरिया कहलाता है। थर्ड देखते हैं अपन, प्लेसेंटा एक्स्ट्रा कोरियलिस। प्लेसेंटा एक्स्ट्रा कोरियलिस नाम से ही पता चलता है प्लेसेंटा के एक्स्ट्रा में, यानी कि प्लेसेंटा के आगे जाकर भी कोरियन प्रेजेंट हो गया, कोरियन वहाँ तक फैल गया, प्लेसेंटा का जो साइज प्लेसेंटा से भी आगे तक बढ़ गया। एक्सप्लेन एज स्मॉलर कोरियोनिक प्लेट, कोरियन की प्लेट स्मॉल रहेगी देन द बेसल प्लेट। बेसल प्लेट जो बनी थी जो कोरियन की, वो तो बड़ी रहेगी और कोरियन क्या हो गया, छोटा। रेफर एज सेंट्रल डिप्रेशन ऑफ फीटल सरफेस, रेफर देन सेंट्रल डिप्रेशन, सेंट्रल में डिप्रेशन हो गया फीटल सरफेस का। ये कोरियोनिक है, ये कोरियन, ये इसकी बेसल मेम्ब्रेन, बेसल प्लेट है ना। तो बेसल प्लेट, कोरियोनिक प्लेट स्मॉल रह जाती है, कोरियोनिक प्लेट छोटी रहेगी और बेसल प्लेट बड़ी हो गई, जबकि होना चाहिए था दोनों को बराबर में जाके, ऐसा होना चाहिए था और ये ऐसा हो गया, ठीक है। यानी कि सीधी सी बात ये जो डेसिडुआ था, ये कोरियन यहाँ से यहाँ तक होना चाहिए था, जबकि ये डेसिडुआ यहाँ तक रह गया, और कोरियन यहाँ से यहाँ होना चाहिए था, जबकि ये यहाँ बेसल में, बेसल प्लेट यहाँ से यहाँ तक थी और बेसल प्लेट को यहाँ तक करना था कोरियन को, जबकि ये यहाँ से यहाँ तक ही घटकर सीमित रह गया। ये एक्स्ट्रा एंट्रल डिप्रेशन, ये किसको शो कर रहा है, ये सेंट्रल डिप्रेशन फीटस को शो कर रहा है। इट इन्वॉल्व टू कंडीशंस, जो प्लेसेंटा एक्स्ट्रा कोरियलिस है वो दो कंडीशन को शो करता है, दो कंडीशन हो सकती है इसकी। एक तो सर्कमवेलेटाई और एक होता है मार्जिनेटा। अब सर्कमवेलेटाई देखते हैं। सराउंडिंग रिंग इज़ वेरी थिक, जो चारों तरफ की जो रिंग होती है वो थिक रहती है, देन सो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट इन सेंटर। अगर चारों तरफ की रिंग अगर स्ट्रॉन्ग हो गई, थिक हो गई, तो ब्लड वेसल्स बेचारी की सेंटर की ओर प्रेजेंट रहेंगी। और मार्जिनेटा, सराउंडिंग रिंग इज़ वेरी वीक, वेरी थिन। सराउंडिंग जो रिंग है वो थिन है, तो इसका मतलब ब्लड वेसल्स मूव टुवर्ड्स द मार्जिन्स की तरफ ब्लड वेसल्स मूवमेंट उधर होएगा ब्लड वेसल्स का। ये देखिए बाहर की जो लेयर थी वो थिक रही, इसकी वजह से जो ब्लड वेसल्स हैं वो सेंटर की तरफ आ गई, जबकि इसकी जो लेयर थी वो सराउंडिंग रिंग थी जो पतली थी, इसकी वजह से ब्लड वेसल्स बाहर की तरफ। ये ब्लड वेसल्स ग्रीन कलर की अंदर वाली है, तो ये देखो ये येलो कलर से जो है ये थिक लेयर बता रहा है, तो ये थिक लेयर है, यहाँ थिन लेयर है, तो ये हो गया। ये मार्जिनेटा है, ये मार्कर जहाँ शो कर रहा है राइट हैंड साइड पे। और सर्कमवेलेट ये है, सर्कमवेलेट मीन्स एक ही सर्कमफेरेंस के अंदर आना, सर्कमवेलेट ही गलत है। तो ये थिक लेयर की वजह से ब्लड वेसल्स एक ही जगह के सेंटर के अंदर मूव कर गई, और इधर अगर ये जो रिंग है बाहर येलो कलर वाली, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, तो ये थिन रह गई, पतली रह गई, जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स फैल गई। अब देखते हैं अपन बैटल डोर अटैचमेंट मतलब मार्जिन्स पे जाके अटैचमेंट होना अम्बिलिकल कॉर्ड का। इट इज़ मार्जिनल अटैचमेंट ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड टू द प्लेसेंटा। मार्जिन्स पे
होना कहाँ चाहिए था, सेंटर के अंदर, जबकि अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच हो रही है मार्जिन्स पे आके, तो इसको कहते हैं अपन पेटल डोर अटैचमेंट। वेलमेंटोस, वेलामेंटोस इंसर्शन, वेलामेंटोस इंसर्शन मीन्स अम्बिलिकल जो वेसल्स हैं, अम्बिलिकल वेसल्स डिवीजन बिफोर द एंट्री फर्केट एंड मूव अलोंग विद एमनियन इन द मार्जिन्स। हुआ क्या, अम्बिलिकल वेसल्स होती है डिवाइड हो जाती है पहले ही, जब एंट्री करनी होती है उसको क्रॉस करके कोरियन को क्रॉस करके जब वो प्लेसेंटा के अंदर आती है, उससे पहले ही वो बाइफर्केट हो जाती है, बाइफर्केट या मल्टीपल फर्केशन हो जाता है उसका, यानी खूब सारे भागों में टूट के वो जो एमनियन जिधर जा रहा है, एमनियोटिक फ्लूइड जिधर जा रहा है उसकी तरफ, मार्जिन्स की तरफ वो मूवमेंट करने लग जाती है। इसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ये रहा। ये जो है अम्बिलिकल आर्टरीज वेन्स, ये अम्बिलिकल वेसल्स हैं। ये देखो पहले ही इसका फर्केशन हो गया, जाना था इधर सीधा प्लेसेंटा के अंदर, जबकि ये जो स्पाइरल के अंदर जो जा रही है ये ब्लड वेसल्स ही हैं जो कि एमनियन की साइड में मूवमेंट हो रहा है, इनका मार्जिन्स की तरफ जाने लगी। 6 शॉर्ट कोड अपन ने नॉर्मल रेंज देखी थी 30 से 3200 सेंटीमीटर की रेंज देखी थी अपने अम्बिलिकल कोड की। अगर शॉर्ट कोड आ गया मतलब अम्बिलिकल कोड का शॉर्ट हो गया, यानी कि 30 सेंटीमीटर से भी अगर अम्बिलिकल कोड छोटी रहती है उसको शॉर्ट कोड कहते हैं। लॉन्ग कोड 100 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा अगर रेंज चली जाती है अम्बिलिकल कोड की, उसको लॉन्ग कोड कहते हैं। SAD सिंगल आर्टरी डिजीज़, अब सिर्फ एक ही आर्टरी होती है जबकि 2 आर्टरी और 2 वेन्स होती हैं। अगर SAD हो गया मतलब सिंगल आर्टरी डिजीज, ये एनोमली कॉन्जेनाइटल एनोमली है, इट इज़ ए कॉन्जेनाइटल एनोमली, ये जन्मजात ही एनोमली है कि सिंगल आर्टरी का प्रेजेंस होना। कॉमनली प्रेजेंट इन गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलिटस एंड मल्टीपल प्रेगनेंसी। गेस्टेशनल डायबिटीज़ हुआ उसकी वजह से और मल्टीपल प्रेगनेंसी होती है उसकी वजह से जाके ये सिंगल आर्टरी अपने को देखने को मिलती है। फाल्स नॉट यानी कि इट इज़ लोकल कलेक्शन ऑफ वॉटसन जेली। वॉटसन जेली कहती है अम्बिलिकल कोड के अंदर एक जेली लाइक स्ट्रक्चर, जेली लाइक सब्सटेंसेस होते हैं, उसको अपन वॉटसन जेली कहते हैं। इट इज़ ए लोकल कलेक्शन, एक ही जगह पे जाके कलेक्शन होना, किसका, वॉटसन जेली का। वॉटसन जेली का एक ही जगह पे जाके कलेक्शन होना फॉल्स नॉट कहलाता है। आज के लिए ये 3 टॉपिक ही हैं, अपन नेक्स्ट वीडियोस के अंदर देखेंगे। और पिछला चैप्टर अपने देखने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो अभी जो नीचे शो हो रहा होगा आपको नीचे, वहाँ पे जाके अपन फर्स्ट यूनिट जो थी वो देख सकते हैं। थैंक्स फॉर कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।